जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई इंसान जुदा ना करे। बाइबल की यह लाइन दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने वाले एक पुरुष और एक महिला के लिए है, जिन्होंने परमेश्वर का भय मानते हुए एक दूसरे पर भरोसा जताकर एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में अपनाया। गाजियाबाद के रहने वाले प्रशांत दास की शादी इंग्राहम मेथोडिस्ट चर्च गाजियाबाद के मेंबर से हुई थी, लेकिन ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चली। चलिए प्रशांत ने हमारे कैमरे पर जो बताया वो आपके सामने पेश कर रहे हैं, कैसे इनके जीवन में शैतान ने काम किया। हाय, मेरा नाम प्रशांत है। आज मैं एम न्यूज़ के ज़रिए आपके सामने आया हूँ। मैं अपनी लाइफ में जो करंटली अभी चल रहा है मैं आपके सामने एम न्यूज़ के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो कुछ भी मैं बोलूँगा वो सच बोलूँगा, किसी भी फॉल्स स्टोरी पे ये आधारित नहीं है। जिस किसी के भी नाम मैं इस वीडियो में लूँगा वो ये एक सच्ची स्टोरी पे बेस्ड है एंड मैं किसी को भी डिफेम, मैं किसी के प्रति घृणा, हेट नहीं फैलाना चाहता हूँ। पर जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी स्टोरी आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगेन, मेरा नाम प्रशांत है। मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ। मेरे साथ एक फ्रॉड्यूलेंट तरीके से, एक साजिश के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत शादी हुई। ये शादी मेरे इंग्राहम मेथोडिस्ट चर्च गाजियाबाद में हुई। वहाँ के मेंबर के थ्रू मेरी शादी लगवाई गई और जिस लड़की से मेरी शादी हुई उसका नाम है महिमा रेबेका बेकन और राकेश, उसके फादर का नाम है राकेश ओलिवर बेकन। मैं अगेन इस चीज़ को बोलना चाहूँगा, मैं किसी को डिफेम या फिर कोई नफ़रत नहीं फैलाना चाहता हूँ। मेरा इनका नाम लेने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप ऐसे फर्जी लोगों से जो पास्टर के नाम पे पैसा कमाते हैं, मिसगाइड करते हैं और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, इनसे बच के रहें। प्रशांत, आपके जीवन में बहुत उथल पुथल है, तो आपकी शादी को ही लेकर मेन ये उथल पुथल है, तो ये हम जनता को बताइए और दर्शकों को बताइए कि क्या हुआ था और कब शादी हुई थी और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपकी शादी में। श्योर। मेरी शादी 25 नवंबर 2020 के दिन इंग्राहम मेथोडिस्ट चर्च गाजियाबाद में हुई थी और मैं ऐसे अपनी बदकिस्मती मानता हूँ कि मैं एक फैमिली से मिला और वो आज की डेट में मेरे पर उन्होंने फ़र्ज़ी केसेस 498 के दहेज के फ़र्ज़ी केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के फ़र्ज़ी केसेस बिना किसी सबूत के मेरे ऊपर करके रखे हैं और इन रिटर्न वो लोग हमसे 20 लाख रुपए मांग रहे हैं, जो कि नाजायज़ है। इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो ये बताइएगा कि शादी कब और कहाँ पर हुई? मेरी शादी 25 नवंबर 2020 के दिन इंग्राहम मेथोडिस्ट चर्च गाजियाबाद में हुई। तो अब क्या दिक्कतें हैं? अब बहुत दिक्कतें हैं। मेरी शादी जैसे मैंने बताया नवंबर 2020 में हुई थी। ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं इस बात को। जिस लड़की से मेरी शादी हुई वो सिर्फ 3 महीना मेरे साथ रही और फिर वो मुझे छोड़ के चली गई। आज इस बात को 3 साल हो चुका है और कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बात करने की वो नहीं है, मुझसे अलग रह रही है। 3 साल हो चुका है और इन रिटर्न वो लोग 20 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं कि हमें 20 लाख रुपए दे दो, हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे। इसकी वजह से मेरे ऊपर फर्जी कोर्ट केसेस कर रखे हैं एंड इलीगली पुलिस को इन्वॉल्व करके रखा है, ब्राइब देते हैं। स्टार्टिंग में मेरी शादी गौरव जौहरी और शगुन जौहरी नाम के व्यक्तियों ने करवाई। हमें एक प्रपोज़ल भेजा था कि हमारे जान पहचान में एक लड़की है जिसका नाम है महिमा रेबेका बेकन, डॉटर ऑफ राकेश ओलिवर बेकन। आप चाहें तो हम आपकी बात करवा सकते हैं और हम इस चीज़ को इनिशिएट कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली शगुन जौहरी को उनके फादर के थ्रू जानते थे। इन लोगों ने मुझे फंसाया, मुझे झांसे में लेके मेरी शादी करवाई। मतलब ठीक है, शादी उन्होंने नहीं करवाई, शादी मैंने अपनी मर्ज़ी से खुद करी, बट
जब आज मेरी लाइफ में दिक्कतें हैं, मैं इनसे अर्ज़ी करता हूँ कि भाई मेरी प्लीज़ आइए, आपने आपके थ्रू मेरी शादी हुई है, आप इंटरवीन करिए बीच में। तो ये बोलते हैं, ये साफ इनके क्लियर वर्ड्स हैं कि भाई जितना लड़की पैसा मांग रही है उसको पैसा दे दो और मैटर ख़त्म हो जाएगा। इनकी डिमांड 20 लाख रुपए की है। ये लड़की 3 महीना मेरे साथ रही, मुझे पहले धमकियाँ भी देते थे पिताजी इनके राकेश ओलिवर बेकन और इनकी बेटी महिमा रेबेका बेकन कि हमें पैसे दे दो, हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे, सब मतलब कोई आपके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। बट जब मैंने रीज़न मांगने की कोशिश करी, मैंने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करे, तब इन्होंने मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर फ़र्ज़ी दहेज के और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस डाले और अब ये अपने वकील के थ्रू हमसे 20 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। और हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है, हम लोग की कोई टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है, हम लोग बात नहीं करते हैं। मैंने बहुत कोशिश करी कि ये मैटर सुलझ जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ये मैटर ख़त्म ही नहीं होने का नाम दे रहा है। इनकी इलीगल डिमांड्स की वजह से आज मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत लाइफ मेरी ख़राब हो रही है। जब मैं इस लड़की से, महिमा रेबेका बेकन नामक लड़की से, महिमा रेबेका बेकन नामक स्त्री से जब मैं मिला था और जब मेरा इनसे विवाह हुआ था, तब मेरी उम्र 29 साल थी। आज मेरी उम्र 32 साल है और कोई लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं है। बिकॉज ये पास्टर जो राकेश ओलिवर बेकन जो अपने आप को पास्टर बोलते हैं, उनकी बेटी, इन लोगों ने इतना हमारे साथ, इतना मुझे पुलिस केसेस, कोर्ट केसेस करके इतना परेशान कर रखा है, इतना हैरास कर रखा है कि मैं मेंटली तौर से बहुत दुखी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं अब इस चीज़ को कैसे ख़त्म करूँ। मेरा विवाह 25 नवंबर 2020 के दौरान कोरोना काल में हुआ था, इंग्राहम मेथोडिस्ट चर्च गाज़ियाबाद। विवाह होते साथ हमारा जो रिसेप्शन रखा गया था वो VVIP स्वीट्स राजनगर एक्सटेंशन गाज़ियाबाद में रखा गया था, जिसमें मैंने भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट किया था। मैंने और मेरे परिवार ने वहाँ पे थोड़ा योगदान दिया था। शादी होने के कुछ दिनों बाद मैं और महिमा केरला गए वाया रोड। इस बीच में हमारे काफ़ी सिटीज़ पड़ी, काफ़ी जगह हम लोग रुके। महिमा रेबेका बेकन का व्यवहार मेरे साथ बहुत गंदा था। इनका कोई कोऑपरेशन नहीं था, ये बिल्कुल बात नहीं करती थी, ये हमेशा अपने फ़ोन में बिज़ी रहती थी और गाड़ी में सोती थी। मैं ऑन द अदर हैंड, मैं ड्राइव कर रहा था, मैं ही दिन प्लान करता था, मैं ही होटल्स बुक करता था और मैं ही पूरा अपना दिनचर्या, फिर लंच डिनर जो भी करना है, मैं ही सब चीज़ें अरेंज कर रहा था। कोई भी उस दौरान महिमा रेबेका बेकन के सामने से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था। इन्होंने मुझसे क्लियरली बोला था कि अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं अभी इंगेज नहीं हो सकती हूँ आपके साथ, अभी मैं थकी हुई हूँ। मैं बस, इनका बिहेवियर बेसिकली ये था कि ये गाड़ी में बैठती थी, अपने फ़ोन में बिज़ी हो जाती थी, फ़ोन में फ़ोटो खींचती थी, स्नैपचैट यूज़ करती थी और उसके बाद गाड़ी में आके सो जाती थी। जब कभी भी हम होटल पहुँचते थे, ये होटल में जाके भी सो जाती थी। इनका कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था, ये बिल्कुल बात करना ही नहीं चाहती थी। और मैं भी काफ़ी लंबा ड्राइव करता था तो मुझे भी थकान होती थी, मैं भी फिर ज़्यादा इस चीज़ को इनिशिएट नहीं करता था और मैं भी अपना नॉर्मली चीज़ें ख़त्म, अपना डिनर करके बैक टू बेड। ये होते होते हमारा टूर ख़त्म हुआ केरला का और हम लोग वापस फरीदाबाद हरियाणा घर पे वापस आए। तो शादी के एकदम बाद मैंने एक घर रेंट पे लिया था, जो कि मैं बोलूँगा उसका नंबर था B707 और वो एक 3 BHK था। और मेरे पेरेंट्स जो कि अलग घर में रहते थे, उनका घर का नंबर B706। हम लोग के घर काफ़ी मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस पे थे और वो भी एक 3 BHK घर है। तो और हमारे घर पे उस टाइम मेरे माता पिता,
अपने घर में रहते थे। मैं और महिमा रेबेका बेकन एक घर में रहते थे। जैसे ही हम लोग अपने टूर से वापस आए, महिमा रेबेका बेकन अपने ऑफिस के कामों में बिज़ी हो गई। सुबह 10 बजे से लेके 9:30-10 बजे से लेके शाम के 8, साढ़े 8, 9 बजे तक ये अपने लैपटॉप के सामने रहती थी। इन्हें घर से कोई मतलब नहीं था। ये बस अपने लैपटॉप के सामने 24 हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी है। इनका सिर्फ काम ये था कि खाना खाना है और सो जाना है, दैट्स इट। और ये खाना भी मेरे घर से, जो मेरे पेरेंट्स का घर है, वहाँ से लेती थी। तो जब इनसे बात होना स्टार्ट हुआ तो थोड़ा हमारे बीच में दिक्कतें आना स्टार्ट हुई। तो इस रीज़न की वजह से हम लोग एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास राजनगर एक्सटेंशन में, जहाँ पे इनका घर है, वहाँ पे गए जनवरी के दौरान। तो डॉक्टर के पास जाके पता लगता है कि ये शादी, ये किसी भी रिलेशन के लिए फिज़िकली रेडी नहीं है। उसके बाद कुछ दिन बीतते हैं, इनका बर्थडे आता है। हम लोगों ने इनका बर्थडे इनके पेरेंट्स के साथ गुड़गांव में अच्छे से धूमधाम से मनाया। उसके कुछ दिनों के बाद इनको एक शादी में जाना था कानपुर। महिमा रेबेका बेकन को एक शादी में जाना था कानपुर। ये मेरी मदर के पास आती हैं। मेरी मदर से 10-20 हज़ार रुपये और जो भी ज्वेलरी थी ये लेके चली जाती हैं, इस बेसिस पे कि मैं एक शादी में जा रही हूँ और जब मैं वापस आऊँगी तो आपको लौटा दूँगी। ये लेके जाती हैं, बट जब ये अपने घर पहुँचती हैं, वहाँ जाके मुझे बताती हैं मैं किसी शादी में नहीं जाऊँगी और मैं किसी शादी में नहीं जाऊँगी और मैं एक हफ़्ते बाद वापस घर लौट के आ जाऊँगी। तो मैं इनको लेने के लिए 7 अप्रैल 2021 को इनके घर जाता हूँ मॉर्निंग में। तो मुझे वहाँ जाके पता चलता है ये अपने माँ बाप के साथ एक कानपुर में किसी और की शादी में जाना चाहती हैं और ये जा रही हैं। ये शादी में चले गए कानपुर। उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं जैसे ही आऊँगी वापस वैसे मैं आ जाऊँगी, वह घर आ जाऊँगी। उसके बाद अगेन वो भी एक कोविड काल था। ये लोग कानपुर में बिना बताए, पहले बताया कि जा रही हूँ, फिर बताया नहीं जा रही हूँ, फिर बिना बताए ये लोग चले गए। और कोविड के दौरान जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस थे लोगों के अटेंड करने के लिए, ये 500 लोगों की शादी में गए। वहाँ पे जाने के बाद इनके पिता को, इनकी माता को और इनको कोविड हुआ और ये कोविड हो गया। फिर ये वापस आते हैं। वापस आके इन लोगों ने सारे कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर दिए। मुझे कहीं अननोन सोर्सेस से पता लगता है कि 19 अप्रैल 2021 को इनकी मदर की मृत्यु हो गई है। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि इनकी मदर की मृत्यु हो गई है, बट कैसे ना कैसे करके मुझे पता चला। जब मुझे ये चीज़ पता चली तो मैं एकदम से अपने घर से निकला, बट मुझे ये नहीं पता था कि जाना कहाँ पे है। बट इवेंचुअली पता लगता है कि ये रहते हैं गाज़ियाबाद में और मैं रहता हूँ फरीदाबाद में। फरीदाबाद बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर और देन उत्तर प्रदेश बॉर्डर, तीनों ब्लॉक थे। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जाना कहाँ पे है, हुआ क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने इनको कई बार फ़ोन करने की कोशिश करी बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। इनके फादर को, इनके ब्रदर को, महिमा रेबेका बेकन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सो मैं रुक गया। नेक्स्ट डे फिर मैं इनके घर गया डायरेक्टली। जब वहाँ जाके देखता हूँ तो वहाँ बड़ा सा ताला लगा हुआ है। कैसे ना कैसे करके पुलिस से निकलते हुए बड़ी मुश्किल से मैं इनके घर पहुँचा अगले दिन। और जब वहाँ गया तो मुझे पता लगता है वहाँ पे दरवाज़ा है लॉक्ड, वहाँ पे उस घर में कोई नहीं है। मुझे कहीं से उनके ब्रदर के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, नेहमिया चिराग बेकन के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो अपना घर छोड़ के किसी और के घर चले गए हैं। जब वो अब किसी और, मैंने तब भी बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करी बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने ईमेल्स भेजे, मैंने फ़ोन कॉल किया, कोई रिस्पांस नहीं। मैं उनके भाई से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी। अनफॉर्चुनेटली इस सिचुएशन में उन्होंने अपने भाई को भी इग्नोर करके रखा था, उसको भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उस दिन से लेके लगभग 40 दिन के बाद मुझे पता चलता है कि जो इनके फादर हैं राकेश ओलिवर बेकन, वो विनायक अस्पताल मेरठ रोड में एडमिट हैं, आईसीयू में एडमिट हैं। जब मैं वहाँ पे इनके भाई के साथ जब मैं पहुँचा तो महिमा रेबेका बेकन और वहाँ पे प्रेजेंट थी और इनके साथ इनके कुछ मेंबर्स थे। मैं उनका नाम नहीं लूँगा बट मैं इतना बोलूँगा कि वो एक लेडी हैं
एक गाज़ियाबाद के स्कूल में प्रिंसिपल हैं और उनके हस्बैंड एक ग्रेटर नोएडा के स्कूल में प्रिंसिपल हैं। पहले वो इंग्राम इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड थे, अब वो वहाँ पे नहीं है। मैं वहाँ पे गया, उनके फादर का हालचाल लिए। उनके फादर मुझसे कोई बात नहीं कर रहे थे। महिमा रेबेका बेकन मुझसे कोई बात नहीं कर रही थी। 1-2 दिन में वहाँ रुका। तीसरे दिन पता चलता है ये जो मैडम है स्कूल में, जो प्रिंसिपल हैं, इन्होंने कुछ वहाँ पे गुंडे बुलवाए मुझे भगाने के लिए। थोड़ा हमारे बीच में थोड़ा बातचीत हुई, थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स हुए और मैं फिर वहाँ से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के हॉस्पिटल 2-3 दिन रुका था मैं उनके फादर के साथ हॉस्पिटल में, विनायक हॉस्पिटल में, और वहाँ से मैं उठ के वापस आ गया। आने के बाद मैं सीधा इंदौर चला गया, क्योंकि ये सब जो हो रहा था मेरे साथ में ये बहुत शर्मनाक था। कोई कांटेक्ट नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कि क्या चल रहा है। ये कोई बात नहीं कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ऐसा रूड बिहेव कर रहे हैं, गुंडों को बुलाया जा रहा है। मैं टोटली डिस्टर्ब होके मैं वहाँ से निकल के सीधा फैजाबाद छोड़ के अपने भाई के पास जो इंदौर में रहता है उसके पास मैं चला गया। कुछ महीने वहाँ पे रहा। मैंने इस दौरान महिमा रेबेका बेकन से बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करी, फ़ोन के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, बट इन्होंने मुझे हर जगह से, चाहे फ़ोन कॉल्स हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह से ब्लॉक करके रखा हुआ था। कोई कम्युनिकेशन नहीं। थोड़े दिनों बाद पता लगता है, थोड़े दिनों बाद इनका एक ईमेल आता है मेरे पास कि मैं बात करने को तैयार हूँ, ये वो, और ये समय था नवंबर 2021 में, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2021। थोड़ी बात होती है हमारी। बात होने के बाद ये मुझसे साफ साफ बोलती हैं कि अगर आपको मेरे साथ रहना है तो अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को, सबको छोड़ना पड़ेगा और आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरे घर पे रहना पड़ेगा, राजनगर एक्सटेंशन में रहना पड़ेगा और मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो मैंने इनकी डिमांड सुनी। उस टाइम पे सुनने के बाद मैं इंदौर से ड्राइव करके इमीडिएटली निकला कि मैं एटलीस्ट, चलो अभी टॉकिंग टर्म्स पे तो आए हैं, मैं जाता हूँ सीधा और बात करता हूँ फेस टू फेस। मैं गया, इनके घर पे गया। 1-2 दिन हम लोग बहुत अच्छे से रहे, मैं रहा इनके घर पे जाके। बट तीसरे दिन कुछ ऐसी बातें हो गई कि इनके फादर ने, जो बोलते हैं मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे तो ये है, मैं बात नहीं कर सकता, मैं चल नहीं सकता, इनके फादर ने नवंबर 2021 में मेरे साथ मार पिटाई करी, मुझे गाली गलौज करी, और ये सबसे परेशान होके मैं वहाँ से भी उठ के आ गया। उसके बाद पता चलता है कि जो ये प्रिंसिपल मैडम है गाज़ियाबाद में, जो इंग्राम इंस्टीट्यूट गाज़ियाबाद से एसोसिएटेड है, उनके हस्बैंड का मेरे पास फ़ोन आता है, जो ग्रेटर नोएडा में एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं। उनका मेरे पास फ़ोन आता है कि प्रशांत, हम आपसे बात करना चाहते हैं और देखिए क्या हो सकता है। अच्छा, इस बीच में मेरी 1 साल हो गया था, कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई बात नहीं थी। मेरी मैरिज एनिवर्सरी आती है। मैं मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन अपने दोस्त के साथ रात के 12 बजे महिमा रेबेका बेकन जहाँ पे जॉब करती हैं, रात में इनके ऑफिस में गया, क्योंकि इनकी नाइट जॉब चलती है। मैं गया अपने दोस्त के साथ, इनके लिए केक, फ्लावर्स और चॉकलेट्स लेके गया, इनसे बात करी। बट इनका व्यवहार वहाँ पे भी बहुत रूड और बदतमीज़ था। उसी के 1-2 दिनों के बाद मेरे पास ये प्रिंसिपल साहब का फ़ोन आता है कि हम ना आपसे बात करना चाहते हैं। उसके 1 दिन के बाद इनके फादर का फ़ोन आता है, महिमा रेबेका बेकन, राकेश ओलिवर बेकन का फ़ोन आता है कि अब हमारे लॉयर हमारे साथ में बैठे हुए हैं। मतलब कोई बात नहीं, कोई रीज़न नहीं। इन्होंने पहले एक लॉयर को बुलाया, लॉयर के साथ बैठ के बात कर रहे हैं कि जी हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं और इतना हमारी डिमांड है। उस टाइम तक इनकी डिमांड कुछ ज़्यादा नहीं थी। आई थिंक उस टाइम तक ये लोग 10 लाख रुपए हमसे ऐंठना चाहते थे। बट मेरे फादर ने बोला, मेरे फादर के पास फ़ोन आया था, मेरे फादर ने बोला कि चलो एक बार एक काम करते हैं, हम लोग बैठते हैं, मिलते हैं और बात करते हैं। ये हमारी मीटिंग 4 दिसंबर 2021 के दिन। अच्छा, इससे पहले जब मैं इंदौर गया तब हमारे बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था। मैंने बहुत कोशिश करी कि भाई चाहे ईमेल के द्वारा हो, चाहे फ़ोन के द्वारा हो, चाहे टेक्स्ट मैसेज के द्वारा हो, व्हाट्सएप के द्वारा हो, कि कम्युनिकेशन हो।
मिस्टर राकेश ओलिवर बेकन से या फिर मिस महिमा रेबेका बेकन से, बट अनफॉर्चुनेटली कोई रिस्पॉन्स नहीं। थक हार के मैंने इंग्रहाम मेथोडिस्ट चर्च के उस टाइम के पास्टर मिस्टर अर्पण जेकब को ईमेल्स लिखे, उनकी पास्टरेट कमेटी में ईमेल्स लिखे। मैंने उनको कॉल किया कि मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा चल रहा है, काइंडली आप इसमें इंटरवीन करें और मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करें। बट उनकी तरफ से भी मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। रैदर इट वाज ये ऐसा हुआ कि उन्होंने भी एक टाइम में मेरे कॉल्स उठाना बंद कर दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने मुझे। अब कट्टू आते हैं दिसंबर पे। इसी बीच में मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि चलो अब अपनी वाइफ को बुलाओ, मनाओ, क्या हो गया, क्या रीज़न है, इतना टाइम बीत चुका है इन सब सिनेरियो में, ये सब चीज़ें चल रही हैं, ये सही नहीं है, अपनी वाइफ को बुलाओ, मनाओ और वापस लेके आओ। तो इस रीज़न की वजह से, और प्लस मुझे भी काफ़ी अफेक्ट हो रहा था इस चीज़ का, इस रीज़न की वजह से मैंने कॉन्टैक्ट करा, बट सामने से मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे फैमिली हमेशा पॉजिटिव थे इस रिलेशनशिप को लेके, बट अनफॉर्चुनेटली वही है कि जब सामने से कोई आपको रिस्पॉन्स, आप कितना भी, आप किसी इंसान को कुएं तक ले जा सकते हो, पानी तो वो जब भी पिएगा जब उसे खुद को प्यास लगेगी। सो मैंने बहुत कोशिश करी, मेरी फैमिली ने बहुत कोशिश करी कि ये पैचअप हो जाए, चीज़ें सही हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हुआ। फिर एक टाइम पे आके नवंबर में मैं इनके घर पे गया, मैं रहा, और वहाँ पे भी इनके फादर ने मेरे साथ हाथापाई, गंदी गंदी गालियाँ, बदतमीज़ी करी। मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देके वहाँ से अपना सारा सामान उठाया और मैं वहाँ से निकल के आ गया। फाइनली मैंने जैसे बताया कि अभी एक मीटिंग अरेंज हुई इंग्रहाम मेथोडिस्ट चर्च में 4 दिसंबर 2021 के दिन, जिसमें 2-4 लोग उस लड़की की तरफ से और मेरे पेरेंट्स और मैं गए। उन्होंने वहाँ पे सबके सामने मीटिंग में बस यही, कोई पैचअप की बात नहीं, मिस्टर राकेश ओलिवर बेकन, इनकी बेटी, कोई पैचअप की बात नहीं, बस इतना बोला कि मेरी बेटी अभी कुछ टाइम तक मेरे साथ और रहेगी, और महिमा का ये कहना था कि अब मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए, मेरे फादर की तबीयत ख़राब है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती, जो कि बिल्कुल एक गलत और एक झूठी बात है। इनके फादर की तबीयत बिल्कुल सही है, हेल एंड हार्टी, बहुत बढ़िया दौड़ते हैं, ये एक प्रिंसिपल हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, आप देखिए ये 15 मार्च को अवार्ड रिसीव कर रहे हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन्होंने डीले करना स्टार्ट किया वहाँ से। फिर इस मीटिंग के ओवर होने के बाद, जब इस मीटिंग में कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं निकला, तब फाइनली मैंने अपनी तरफ से एक लीगल नोटिस भेजा कि आप आइए, वरना मैं इस शादी को ख़त्म करना चाहता हूँ। उसका रिप्लाई मैंने ये लीगल नोटिस, ये मीटिंग जो हुई थी हमारी, ये 4 दिसंबर को हुई थी, ये लीगल नोटिस मैंने 7 दिसंबर को भेजा। उसका रिप्लाई 14 दिसंबर को मेरे पास आता है। सब गंदी बातें, उल्टी सीधी बातें, झूठ, और नीचे एक लाइन लिखती हैं कि मैं साथ में रहना चाहती हूँ। पूरा अगर आप लीगल नोटिस पढ़ें तो उसमें मतलब आपको पढ़ के ही गुस्सा आ जाएगा कि ये लिटरली इतना झूठ कैसे कोई इंसान लिख सकता है। एनीवे, उसके बाद लीगल नोटिस भेज दिया, कोई रिप्लाई नहीं, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं। इन सब चीज़ों से थक हार के मैंने एक बहुत अच्छे इंटेंशन से एक इंसान के साथ विवाह किया था, बट ना मुझे इन रिटर्न क्या मिल रहा है, मेरा पैसा भी खर्च हुआ, मेरे इमोशंस भी खर्च हुए, मुझे मेंटल हैरेसमेंट हुआ। इन रिटर्न मुझे क्या मिल रहा है, धमकियाँ मिल रही हैं कि हम तुम्हारे पर ये केस कर देंगे, वो केस कर देंगे, और हमें इतने इतने पैसे दे दो। थक हार के फाइनली फरवरी 2022 में मैंने अपनी तरफ से डाइवोर्स इनिशिएट कर दिया। मेरी डाइवोर्स की डेट थी, जिस दिन मैंने अपनी पिटिशन डाली, उस दिन 24 फरवरी 2022 के दिन मैंने अपना डाइवोर्स इनिशिएट किया। उसी के 2 दिन के बाद 26 फरवरी 2022 के दिन मेरे ऊपर
और मेरी फैमिली के ऊपर फर्जी डाउरी की एफआईआर दर्ज करवा दी। अब ऑनरेबल अगर सुप्रीम कोर्ट की आप गाइडलाइंस पढ़ें जाके, तो उसमें क्लियर कट मेंशन्ड है कि ये एक प्रोसीजर है। आप डायरेक्टली किसी के ऊपर डाउरी हरासमेंट 498A की कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसीजर, आपको एक प्रोसीजर के साथ जाना है। आप मीडिएशन करेंगे पहले उस चीज़ का, ये पुलिस के लिए गाइडलाइंस है। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मैं पुलिस टीम मुझे वहाँ के SHO नंदग्राम पुलिस थाना के SHO ने मुझे वहाँ पे बुलवाया। SHO ने मुझे बोला कि आप आइए, हम आपकी साइड ऑफ द स्टोरी सुनना चाहते हैं। मैं गया, मैं जैसे ही गया, जैसे ही मैंने एंटर किया, वहाँ पे मुझे पता लगता है कि एक तो महिमा रेबेका बेकन, राकेश ओलिवर बेकन उनका लॉयर, और एक और पास्टर है यहाँ पे लोनी के, उनका नाम है नंद किशोर, वो समोसा लेके खड़े हुए थे सबके लिए। मैं गया पुलिस स्टेशन में, पुलिस SHO जो थे उस टाइम के, उन्होंने मेरी सिर्फ शक्ल देखी और मुझसे ये बोलते हैं, भाई तेरे नाम पे FIR कट चुकी है, अब तुझे बाद में मिलेंगे। मैंने उनसे पूछा सर रीज़न तो बताओ क्या बात है। नहीं हमें कुछ नहीं सुनना, हो गया। कोई मेरी बात नहीं सुनी, कोई मेरी तरफ से कोई सुनवाई नहीं, डायरेक्ट FIR। आज की डेट तक इस बात को अब 2-3 साल हो चुके हैं। ये वाला मैटर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। आज की डेट में ना ही पुलिस और ना ही महिमा रेबेका बेकन, ना ही उनका लॉयर इस चीज़ को प्रोसीड कर पाए हैं, और ना ही इस पर कोई चार्जशीट पड़ी है, क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं है। बट एनीवे कोई बात नहीं, हैरास करने के लिए हमारे पर उस टाइम वो किया। उसके 2 महीने बाद मुझे पता चलता है कि मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर एक डोमेस्टिक वायलेंस का फर्जी केस डाल दिया है। मेरे पास जब इस चीज़ के नोटिस आए, मैं गया वहाँ पे कोर्ट में, मैंने बहुत बताने की कोशिश करी कि ये सब गलत है, ये सब ये है। बट हमारे जिस कंट्री में हम रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये वीमेन ओरिएंटेड कंट्री है, और यहाँ पे इन आदमियों की कोई नहीं सुनता है। अनफॉर्चुनेटली आप ये बोल सकते हैं कि क्योंकि उस केस में और ये डाउरी केस में कोई भी एविडेंसेस नहीं है, दैट इज़ द रीज़न वाई ये आज की डेट तक सिर्फ अटके हुए हैं और इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। प्रशांत के भाई की पत्नी जो इंदौर में रहती है, उन्होंने भी कैमरे पर आकर जो बताया, उससे लगता है कि रिश्ता कहीं ना कहीं गलतफहमी का शिकार हो गया है, क्योंकि अब मामला कानूनी रूप से न्यायालय में पहुंच गया है। लेकिन प्रशांत का दर्द कैमरे पर छलकता दिख रहा है। अब इस रिश्ते को चमत्कार ही बचा सकता है, या फिर ईश्वर जिसने संसार की रचना की है, जिसके बगैर इस धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सुनील जी, आप भी इस घर में बहू बन के आई हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? अब नियर अबाउट 2 साल हो रहे हैं आपको। मुझे 2 साल हो गए हैं, पर जैसे मैं अपने घर में रहती थी वैसे ही मैं अपने ये वाले घर में भी रहती हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मम्मी पापा भैया और ये, हम सब लोग बहुत हंसी खुशी रहते हैं। हम लोग वैसे रहते हैं इंदौर में, पर जब यहाँ पर भी आते हैं तब बहुत अच्छे से रहते हैं, और कोई चीज़ की कमी घटी कुछ भी नहीं है। जो चीज़ बोलो वो आपको मिल जाती है। और डोमेस्टिक वायलेंस मुझे तो नहीं लगता कि कभी होगा उसके साथ भी, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं उसने फ्रेम करके बताई है। अगर वो यहाँ नहीं रह पाई तो वहाँ दूसरे घरों में नहीं रह पाएगी, क्योंकि जैसा वो हमारा घर था, मेरा घर था, और मैं इस घर में आई हूँ, तो मुझे कोई ऐसा डिफरेंस फील नहीं होता है कि ये भी मेरे मम्मी पापा हैं, वो घर वाले भी मेरे मम्मी पापा हैं, तो ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं। कोई रोका जा रहा है आपको किसी चीज़ के लिए? नहीं, ये लोग तो और बोलते हैं कि बाहर जाओ, ये करो वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दहेज के लिए कुछ भी डिमांड? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। दहेज वाला सिस्टम तो कोई है ही नहीं, सब कुछ है हमारे पास में, तो दहेज वाला तो कोई बात ही नहीं है। प्रशांत जो कि रिश्ते में आपके जेठ लगते हैं, आपका उनके बारे में क्या कहना है? जेठ तो कम, वो मेरे भाई ज़्यादा हैं, क्योंकि जो मेरा भी भाई है और ये भी है, तो इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। कुछ भी होता है तो ये एकदम खड़े रहते हैं कि नहीं ये सोनिया ऐसा है वैसा है, ये वो करके। तो इनसे अच्छा बंदा तो कोई मतलब उसको तो नहीं मिल सकता, क्योंकि ये ऐसे हैं कि अगर वो चीज़ कोई बोला जाए कि ये करना है तो ये पहले खड़े रहते हैं कि हाँ नहीं ये कर लेते हैं अपन, फिर भले कोई भी अपोज में रहे, उनसे कोई मतलब नहीं है। और मैं भैया को इंदौर से ही जानती हूँ। ये वहाँ पर भी इनने स्टार्टअप करा था, वहाँ पर भी काम वाम करा ये वो, और इन नेचर वाइज भी बहुत बढ़िया है, हर चीज़ में ही बढ़िया है। बस वो है कि आप
सामने वाले के उनने ऐसा फ्रेम कर दिया कि ये ऐसे हैं वैसे हैं ये है वो है। अगर सामने इनको समझने की अगर कोशिश वो करी जाती उससे, तो वो दोनों मिलके अभी अच्छे से रह सकते हैं और ये कर सकते हैं। और जो एलिगेशंस उसने लगाए हैं मुझे तो लगता है कि वो सब बोगस है, बकवास है। ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जिनका विवाह तो हुआ लेकिन कभी एक साथ नहीं रह पाए। मामला कोर्ट पहुंच गया और एक खूबसूरत रिश्ता बनते बनते टूट गया। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार, ये अब आपको बताना है। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.